परम आदरणीय मंत्रीद्वय दीदियाँ, परम आदरणीय मुखर्जी भाई साहब, परम आदरणीय मंच और आप सब विद्वज्जन, पुनः एक बार आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। विषय थोड़ा सा भिन्न है और वो है महिलाओं की भूमिका आत्मनिर्भर भारत में। और मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि वस्तुतः प्रश्न धारणा और प्रस्तुति का है, परसेप्शन एंड प्रेजेंटेशन। क्योंकि हम आत्मनिर्भर कब नहीं थे, हमारे कॉन्फिडेंस को कितनी बार भी गिराया गया हो, महिलाओं को पीछे पृष्ठभूमि में रखा गया, उनके लिए लक्ष्मण रेखाएं खींची गई। और मैं कई बार ये अपना एक डिकोडिंग करते हुए कहती हूँ कि लक्ष्मण रेखा कब सीता के लिए थी। सीता तो लक्ष्मण रेखा के अंदर बाहर आराम से आ जा रही थी, उन्हें सिर्फ सूचित किया गया था कि बाहर मत जाइएगा, क्योंकि लक्ष्मण रेखा रावण के लिए थी। रावण को रोका था लक्ष्मण रेखा ने, ना कि सीता को। तो हमारे सामने कैसा प्रस्तुतिकरण किया गया। हम वेस्ट की धारणाओं को लेकर जब आंकड़े बोलते हैं, हम ये तो बोलते हैं कि वेस्ट में इतनी ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा मिली, इतने ज़्यादा रोजगार मिले, वो इतनी ज़्यादा बराबरी में नौकरियां कर रही हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ वो आंकड़े भी रखते हैं कि इतने घरों का विघटन हुआ, 12 से 14 वर्ष के बच्चों ने, इतने बच्चों ने घर छोड़ा और खुद कमाने चले गए, उनकी माँ ने उन्हें नहीं पाला। क्या उन घरों के दादा दादी नाना नानी वृद्धाश्रम में गए हैं? तो ये भूमिका है मेरे देश में महिलाओं की। वो घर में है इसलिए ना घर के विघटन हो रहे हैं, ना 10 से 12 वर्ष का बच्चा अपने आप अपनी कमाई करने जा रहा है, ना दादा दादी नाना नानी वृद्धाश्रम में है। आत्मनिर्भर अगर भारत है तो महिलाओं की इस भूमिका की वजह से है। अगर हम दूसरे भी प्रश्न करें, हम ये भी कहते हैं चलिए 33% जो रिजर्वेशन है वो पूरे नहीं होते उनकी शिक्षा में, तो क्या हम ही ने खुद ने एकेडमिक किचन्स नहीं बना दी है? जब हम डाटा सामने रखते हैं तो हम कहते हैं एजुकेशन एंड नर्सिंग, इसका डाटा हमारे पूरे एकेडमिक किचन को स्थापित कर देता है। हम कहते हैं महिलाएं यहाँ हैं, एक पैरामीटर बना दिया, इतना प्रतिशत महिलाओं ने या स्त्रियों ने या बालिकाओं ने शिक्षा ली। पर क्या हम कभी वो इम्बैलेंस सीसॉ देख पाते हैं कि कोई एक क्षेत्र में तो बहुत है महिलाएं और जहां नहीं है? इसलिए कई बार मन में ऐसा भी आता है कि हम जिसे सत्यमेव जयते कहते हैं, क्या हम उसे तथ्यमेव जयते कहने लगे? क्योंकि हम तो डाटा सेंट्रिक बनते जा रहे हैं और हम डाटा को जैसा चाहे वैसा प्रेजेंट कर सकते हैं और जो चाहे वो छुपा सकते हैं। लेकिन सत्य ये है कि वेस्ट के कितने भी पैरामीटर्स हम भारत में लगा लें, वो सब पैरामीटर्स में भारत की महिलाएं ही आत्मनिर्भर दिखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता का उदाहरण मैं कई बार देती हूँ, कुंती का उदाहरण कई बार देती हूँ। हम फेमिनिस्ट और ये नारी मुक्ति आंदोलन के परिमाण भी लगा दें सारे, तो भी क्या सीता जैसी सिंगल मदर, कुंती जैसी सिंगल मदर, सुभद्रा जैसी सिंगल मदर, शकुंतला जैसी सिंगल मदर का एक भी उदाहरण है? ये सब सिंगल मदर्स थी, इन्होंने अपने बच्चों को खुद पाला था और न सिर्फ पाला बल्कि राज धर्म निभाने के योग्य बना के पाला। सीता के लव और कुश तो इतना बड़ा साम्राज्य बना गए कि पूरा साम्राज्य पूर्व में लवाइट और पश्चिम में कुशाइट नाम से आज भी जानी जाती है ये जनजाति। सुभद्रा ने जिस तरह से न सिर्फ अपने बल्कि द्रौपदी के भी बालकों को शुरू में पाला, बाद में वो द्रौपद के पास गए। कुंती ने जिस तरह 5 पांडवों को न सिर्फ पाला बल्कि ये निश्चित किया कि बिना किसी रिसोर्स, बिना फ्रेंड्स, बिना राज्य, 3/4 जीवन जिस परिवार ने सिर्फ जंगलों में गुजारा, जिनके पास दैवीय अस्त्र तो थे पर एक एक अस्त्र एक ही बार प्रयोग हो सकता था, ऐसा थे तो उन्हें युद्ध का अभ्यास नहीं थे। 5 पांडवों ने इन सारे वर्षों में कभी युद्ध नहीं किया। उनके पास जो शक्ति थी वो मातृ शक्ति थी। कौरवों के पास जो नहीं थी वो स्त्री शक्ति थी। उनके पास एक ही महिला थी, वो भी गांधारी, और वो भी आंख पे पट्टी बांधे हुए। सारी स्त्री शक्ति पांडवों के पास थी और एक एक इतनी सक्षम महिला थी कि उसने अपने आप में एक एक धर्म का पालन करते हुए धर्म स्थापित करने वाला कुरुवंश पुनः स्थापित किया। आज की अगर हम उदाहरण देखें
मंत्री जी की बात को ही आगे थोड़ा ले जाएं कि कितने सारे ऐसे हमें एमएसएमई मिलते हैं, पूरे कॉरपोरेट जगत मिलते हैं। 3 उदाहरण हैं, अमूल, लिज्जत पापड़ और सेवा। सबसे नीचे धरातल पर 100% विमेन है, पूरी तरह विमेन है। लेकिन वो कौन सा बिंदु है जिस बिंदु पर महिलाओं की जगह पुरुष आने लगते हैं और टॉप पे पुरुष हैं? तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है, ये परसेप्शन की वजह से है, ना कि अयोग्यता की वजह से। अगर हम परसेप्शन चेंज करके अपने प्रतिमानों को, जो हमने ज़बरदस्ती कमज़ोर करके खड़े किए हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि लक्ष्मण रेखा सीता को आराम से दी गई जबकि उसके लिए थी नहीं, तो क्या हम रीड करके अपने प्रतिमानों को, अपने पैरामीटर्स को, अपनी बातों को अपनी भाषा में सामने रखते हुए अपने संस्कृति से मिलते जुलते पैरामीटर्स क्रिएट करें और पश्चिम की होड़ से निकल आए, और तब हम कहें कि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है आत्मनिर्भर भारत बनाने में, जो न सिर्फ आर्थिक होगा बल्कि बहुत सही प्रश्न अंत में भाई साहब ने पूछे, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल, ये इश्यूज भी उतने ही इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भर बनने में जितने की इकोनॉमिकल। सो आर वी गोइंग अहेड विद द सोशो इको पॉलिटिकल एंड फिजियोलॉजिकल बायोजियोग्राफिकल स्टडीज और नॉट? ये बायोजियोग्राफिकल स्टडीज जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम सांस्कृतिक रूप से न सिर्फ परेशान रहेंगे बल्कि परसेप्शंस को भी रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे, और फिर बार बार ये प्रश्न उठता रहेगा कि क्या भूमिका है, क्या भूमिका है। पिछले 70 वर्षों में खास करके, और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से, यदि किसी के रोल में चेंजेस आए हैं तो वो महिला है। बहुत सारे हमारे पुरुष वरिष्ठ और सहयोगी इस सभागृह में हैं। आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो पुरुषों का जो रोल है वो ज़्यादातर एक ही रहा है, आर्थिक उपार्जन करना और घर को आर्थिक सहायता देकर रक्षत्व प्रदान करना। लेकिन अगर महिलाओं के रोल को आप देखते हैं, उनकी भूमिकाओं को देखते हैं, तो जननी से लेकर आज तक, फिर वो योद्धा भी रही, वो रागी भी रही, महारागी भी रही, राजनैतिक भी रही, खिलाड़ी भी रही, उसके बहुत सारे रोल चेंज हुए हैं। और महिलाएं क्योंकि, और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारा एक लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का जो कनेक्टिंग नर्व होती है वो महिलाओं की थोड़ी चौड़ी होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो मल्टीपल जॉब ज़्यादा कर सकते हैं पुरुषों की तुलना में। ये एक एनाटॉमिकल सत्य है। तो शायद इसका लाभ लेते हुए महिलाएं वाकई सक्षम हैं और सक्षम बनाने की अपनी भूमिकाओं में आगे बढ़ भी रही हैं। हो सकता है पिरामिड ऊपर जाते हुए थोड़ा सा नैरो दिखता है, पतला दिखता है, वो फिर हम वहीं आ जाते हैं। अगर हम प्रतिमान सशक्त करेंगे, उदाहरण सशक्त रखेंगे, जितनी महिलाएं समाज में ज़्यादा आगे दिखेंगी उतनी ही वो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। जितनी कम संख्या दिखेगी उतना ही असुरक्षा का भाव स्वतः आता रहेगा। तो हम इस सुरक्षा को शिक्षा से आगे बढ़ाते हुए, परसेप्शंस को चेंज करते हुए क्या आत्मनिर्भर भारत की ओर और अधिक बढ़ सकते हैं? इसी प्रश्न के साथ उत्तर हमें ही हल करने हैं। मुझे पुनः स्थापित करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहती हूँ, देखिए हमें लगता है कि एजुकेशन जादू की कुंजी है, जादू की छड़ी है पढ़ाई। लड़की को पढ़ा लिखा देंगे तो समाज बदल जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, देखिए अगर सिर्फ आत्मनिर्भर बनने से लड़की बदल सकती है अपना जीवन, तो जो लड़कियां अशिक्षित हैं, जो लोग अशिक्षित हैं, वो भी उतने ही सामान्य नागरिक हैं भारत के जितना शिक्षित लोग हैं। अशिक्षित लड़की भी आत्मनिर्भर होती है और शिक्षित लड़की भी अपने घर में मार खाती है। दोनों, मैं शिक्षा की बात कर रही थी योग्यता की, क्योंकि खुद मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। और पिछले कार्यक्रम में हम थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आईजी मैडम हमारी आई थी और वो कह रही थी कि ट्रेनिंग अकादमी में जो डीएसपी लड़के आते हैं उनके लिए तो तमाम लोग पूछते हैं इनका गोत्र क्या है, जाति क्या। एक भी डीएसपी लड़की के लिए कोई नहीं पूछता, कोई भी आईएएस उनका मित्र या उनका उच्च अधिकारी मित्र, कि उस लड़की का गोत्र क्या है या हम अपने बेटे के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है बावजूद सब कुछ के
कि सिर्फ एजुकेशन को जादू की कुंजी नहीं है कि जो पूरे सिस्टम को बदल देगी, लेकिन सिस्टम बदलेगा तो एजुकेशन से, तो कैसे बदलेगा? परिलक्षित भी होंगे। इतना ज़रूर है कि जब हम बीज को धरती के अंदर रखते हैं तो उसे बाहर निकलने के लिए कुछ ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो टू ब्रेक द सीलिंग्स वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर ओन कंफर्ट जोन्स। ये कंफर्ट जोन को शायद हमें ज़्यादा ताकत से तोड़ना पड़ता है, इसीलिए शोर ज़्यादा होता है और हमारी सफलता दूसरों तक पहुंचती है। लेकिन इसमें शिक्षा और आत्मनिर्भरता ये दो थोड़े अलग पासे हैं। नई शिक्षा नीति में यही रखा है कि अगर कोई कला कौशल भी है तो वो कला कौशल की भी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है, क्योंकि हमने कागज़ को इतना बड़ा बना दिया है कि अगर कागज़ नहीं है तो हम प्रूव नहीं कर पाते कि हमें वो कौशल है। लेकिन हमने कौशल को सम्मान देने का प्रयत्न अब शुरू कर दिया है। और आपका जो प्रश्न है कि शिक्षा हो या ना हो, अगर कौशल है तो उसको हम शिक्षा का समकक्ष सम्मान दे सकते हैं। सनातन जो विचारधारा रही हमारी, वो सदा से पूरे विश्व को अपना परिवार मानती रही, सेक्युलर रही और सारे कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो अपने स्वयं के वजूद को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। सामाजिक बहुत सारे चैलेंजेस है, लव जिहाद हो या आत्मनिर्भरता के चैलेंजेस हो। इस क्षेत्र में जो भी काम आज करते हैं हम सब मिलकर, तो सबसे बड़ा उसमें चैलेंज जो महसूस होता है, दिखाई देता है, वो एक सूडो सेकुलरिज्म का दिखाई देता है। हमारे ही ब्रदर्स, हमारे ही सिस्टर्स या हमारे ही सहकर्मी ये कहकर उसको खारिज कर देते हैं कि दिस इज समथिंग यू आर टॉकिंग व्हिच इज इनसिक्योर। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं और इसको किस तरह से आप सुझाते हैं कि सॉल्यूशन दिया जाए? थैंक यू। कोई भी सनातन परंपरा चल ही नहीं सकती अगर वो वैज्ञानिक ना हो। हम सनातन को धर्म मानते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसका आधार तो वैज्ञानिक ही है। छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ। साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती है और हम उसे शक्ति का त्यौहार मानते हैं। हम कहते हैं देवी दुर्गा है, लेकिन वो शक्ति असल में क्या है? अगर हम इसको डिकोड करके अपने यंगस्टर्स को बताएं कि हमारे देश में कृषि प्रधान देश है, 2 फसल होती हैं, रबी की और खरीफ की। 2 ही समय नवरात्रि आती है जब रबी और खरीफ तैयार होते हैं। और हम हर बार नवरात्रि में एक मिट्टी का घड़ा लेते हैं, घड़े में मिट्टी डालते हैं, मिट्टी में बीज बोते हैं, 10 दिन के लिए घर में रख देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद 10 दिन बाद जब उसमें नौरते बड़े होने लगते हैं तो हम 10वें दिन उसको ले जाकर मंदिर में रख आते हैं। मंदिर क्या है? मंदिर हमारा कलेक्शन सेंटर है, डाटा कलेक्शन सेंटर। हर क्षेत्र से आए हुए उन घड़ों से हमें ये पता चलता है इस बार आने वाले सीज़न में इस क्षेत्र में अच्छी फसल होगी, इसमें कम फसल होगी, इसमें नहीं होगी, यहाँ अकाल पड़ेगा। तो आप अगले 6 महीने की तैयारी कर लेते हैं। ये शक्ति है, ये जो उर्वरक शक्ति है, हम उस शक्ति का त्यौहार मनाते हैं। हमने सनातन को धर्म मान के अंधविश्वास करके अलग कर दिया और उसकी वैज्ञानिकता को समझने की कोशिश नहीं की है। इसलिए पहले तो हम खुद ही जद्दोजहद कर रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो वाकई वैज्ञानिक है, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वही टिकेगा, जो खाली विश्वास पे आधारित है वो परिवर्तित होता जाएगा। तो हमें बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो कुछ हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हम प्रश्न खड़े करें, लेकिन हमारा जो कमज़ोर पक्ष है वो उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष बहुत अच्छा है, हम प्रश्न खड़े करते हैं, लेकिन उत्तर पक्ष भी इतना कमज़ोर है कि ना हम अपनी ब्रांडिंग कर पाते हैं, ना मार्केटिंग कर पाते हैं, ना लॉजिकलाइज कर पाते हैं, ना जस्टिफाई कर पाते हैं। इसलिए जब एक यंग बच्चा हमसे आके प्रश्न पूछता है तो हम प्रश्न तो हम मान जाते हैं, क्योंकि हमारे भी कभी वही प्रश्न रहे थे, पर हम उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं। हमें अपने वैज्ञानिक सनातन भाव पर पूर्ण विश्वास हो और वो जिस भाषा में प्रश्न पूछ रहा है उसी भाषा में उसका उत्तर दें। तो ये जितने हमारे दूसरे प्रश्न हैं, लव जिहाद बहुत बड़ा प्रश्न है, अविश्वास बहुत बड़ा प्रश्न है, रीतियों का ना मानना, परंपराओं पे प्रश्न उठाना, मगर उसके साथ हमारा उत्तर ना देना भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारी जवाबदारी है उत्तर देना। मैडम, आपने बहुत अच्छा जो भाषण दिया और बहुत अच्छी बातें बताई, पर एक चीज़ जो मेरे मन में आ रही है
कि जब हम आपने सीता जी का उदाहरण दिया, कुंती जी का उदाहरण दिया, पर मेरे मन में विचार आता है कि शेर पे सवारी हमारे किसी देवता ने नहीं की है, सिर्फ दुर्गा माँ ने की। और इस बात को मैं बार बार कहता हूँ कि उनमें वो शक्ति है यदि वो ठान ले। आपने हम लोग जब काली जी की पूजा करते हैं तो हम देखते हैं काली जी एक नारी हैं और जिन्होंने असुरों का कितनी तरीके से संहार किया है। परंतु बात यह है कि क्या हम अभी भी महिलाओं को शारीरिक रूप से शक्ति दे सकते हैं? क्या अभी हम जब नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, क्या हम कराटे तरीके जो कोर्स हैं ये महिलाओं को, हमारी बच्चियों को शारीरिक रूप से भी सक्षम बनाने के लिए क्या उसमें शामिल कर सकते हैं? अभी जो नई शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं उसमें इस तरह के कुछ पाठ्यक्रम या कुछ कार्यक्रम उसमें सम्मिलित किए जाएं जिसमें हमारी बच्चियां स्वयं शारीरिक रूप से भी एक प्रबल हो जाए, मतलब बल उनको मिले और वो कहाँ पे बगैर किसी डर के सड़कों पर निकल सके। और जो छूट हमने अपने लड़कों को दी है वही छूट हम अपनी लड़कियों को भी दे सकें। और उसके लिए उन्हें शारीरिक रूप से मुझे लगता है कि इस तरह के कोर्सेज को हमें इसमें शामिल करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपके प्रश्न में आपका उत्तर स्वयं निहित ही है। बिल्कुल करना चाहिए। स्वरक्षण के जितने भी कोर्सेज हैं सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी हमें सक्षम बनाना ही चाहिए। और जो प्रश्न हम लड़कियों से पूछते हैं वही प्रश्न लड़कों से भी पूछे जाने चाहिए। जब घर में माता पिता, आज जो थोड़ी सी कमी आई है वो ये कि एक 5 वर्ष का भी बालक अगर घर में है तो माता पिता को उसका फ्रेंड बनने की बड़ी जल्दी हो जाती है और वो कहते हैं हम तो फ्रेंड्स हैं। आप तो मान लेते हैं आप अपने बच्चे के फ्रेंड हैं, पर कभी बच्चे से पूछा कि क्या बच्चा आपको फ्रेंड मानता है? बच्चे के आप फ्रेंड नहीं है, बच्चों का फ्रेंड अपने हैं, आप उसके माता पिता ही हैं। वो आपसे अपनी ज़रूरतों का निर्धारण करके ही आता है। तो ये एक जो हमने अपने अपने रोल्स को खुद ही बना दिया है और जो अपने रोल है, नेचुरल रोल है, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। अपनी स्वतः की जो भूमिकाएं हैं, प्राकृतिक भूमिकाएं हैं, उनसे दूर भागने के चक्कर में जो हम नए भूमिकाओं को ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ ये रक्षण वाला प्रश्न भी आता है कि रक्षण किससे, हम किससे उसकी रक्षा के लिए उसे तैयार कर रहे हैं? उसी समाज से जिसमें वो रहती है, उसी पड़ोस से जिसमें वो रहती है, उसी परिवार से जिसमें वो रहती है। तो क्या वो परिवार, वो पड़ोस और वो समाज उसके लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है? तो प्रश्न कोर्सेज शुरू करने का नहीं है। कोर्सेज तो ज़रूर होने चाहिए, सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज सबको मिलने चाहिए, लेकिन औचित्य का जब तक हम निर्धारण नहीं करेंगे तब तक कौन से कोर्स और किस तरह के कोर्स वो उसको फिर से संकोच के उसी ब्रैकेट में लाके खड़ा कर देंगे। कि किस तरह से जो परंपरागत समाज आर्थिक व्यवस्था है उसके साथ वर्तमान शिक्षा पद्धति का एकात्म कैसे स्थापित हो रहा है? आपका प्रश्न एक्चुअली उस शिक्षा नीति से निकल कर आता है जो अभी तक चल रही थी, क्योंकि उसने बहुत बड़ा डिवाइड समाज और शिक्षा के बीच रखा था। नई शिक्षा नीति को अगर हम गहन से अध्ययन करते हैं तो वो संस्कृति से जुड़ी हुई दिखती है, और जब तक हम संस्कृति को अपने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की जो बाहर की बाउंड्री उसके अंदर नहीं लाएंगे तब तक वो डिवाइड बना ही रहेगा। वो जो गेट है वो गेट एक छात्र को समाज से अलग करने का गेट बन गया है। जैसे ही हम उसको बंद करते हैं, हम अंदर वेस्टर्न थियरीज पढ़ाते हैं और बाहर समाज रहता है, जिंदा रहता है। तो ये हमें दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि मुल्ला नसरुद्दीन की जो कब्र है, उस कब्र के आगे बहुत बड़ा लोहे का गेट है और उस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है, लेकिन उसमें कोई दीवार नहीं है। तो हम उस दरवाजे को ही देखते रहते हैं जिस पे ताला लगा है, हमें ये नहीं दिख रहा कि साइड में दीवार नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से जाने की भी छूट है। ये हमेशा हमारे पास एक छूट थी कि हम संस्कृति को शिक्षा से जोड़ें, लेकिन हमने नहीं जोड़ा क्योंकि हम 5 प्रश्न और 3 घंटे में उलझे रहे और प्रवेश परीक्षा परिणामों पर शिक्षा नीतियाँ चलती रहीं। इससे निकल कर जब हम जीवन से जोड़ेंगे तो हम ही कल्प्रिट हैं, हम ही ने चलाई है ये शिक्षा नीतियाँ, हम ही उसके अपराधी हैं और हम ही को उसको ठीक करना है। मेरा एक प्रश्न था जो माननीय अरुंधति ताई ने रखा कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको सार्वजनिक करें
एक तो पर्दा प्रथा जो है वो लज्जा निवारण पूर्वक, मैं बेंगलोर में रहा तो मैंने एक बार देखा कि एक महिला बहन 40-45 साल की है और लाइट ट्यूब लेके वो प्रत्येक दुकान में जाती थी और दुकान में कि मैंने इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है, ये चल सकता है क्या, और वो मार्केटिंग करती थी। मुझे लगता है लज्जा त्याग करने की जो पहले भी परंपरा थी उसको लेकर के आत्मनिर्भरता लज्जा त्याग में भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जब अपन लज्जा त्याग कर देते हैं और आत्मनिर्भरता के उस परिप्रेक्ष्य को जोड़े, और मुझे वो प्रेरणा मिली कि मैं स्वयं नहीं कर सकता, पर देखा एक महिला बहन खुद जाके हर जगह में ये करती थी, मार्केटिंग करती थी। तो ये जो औद्योगिकीकरण है वो ट्रैक पे बैक ट्रैक पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है, इतिहास परिप्रेक्ष्य है, पर क्या पर्दा प्रथा को हटा करके ग्रामीण महिला भी मार्केटिंग परिप्रेक्ष्य के ब्रांडिंग को लेकर के कॉरपोरेट जगत में प्रवेश कर सकती है, इसके ऊपर आलोकपात होना चाहिए। प्रश्न बिल्कुल सामयिक है और उदाहरणों से हमारे गांव भरे हुए हैं, क्योंकि गांव में पर्दा प्रथा रखते हुए भी जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, एक्चुअली गांव ग्रामीण परिवेश में तो जितने भी ज़्यादातर हमारे उद्योग हैं वो उस प्रथाओं के अंदर भी चल रहे हैं। हमने जो पर्दा प्रथा है उसको किसी ना किसी तरह धर्म का सेंट्रिक बनाया है, और धर्म के सेंट्रिक से जब हम शहर में आते हैं तो वही ग्रामीण महिला शहर में पर्दा प्रथा बहुत कम दिखाई देती है, ग्रामीण में ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन वो इसके बारे में कोई अड़चन है ऐसा नहीं नज़र आता है। इसमें आत्मविश्वास बल एक आ सकता है कि वो उस प्रथा को रखते हुए भी आत्मविश्वास से आगे जाए या उसको हटा कर आगे जाए। एक स्विच की तरह तो नहीं हो सकता, ये एक छोटी सी जर्नी होती है कि कब वो किस तरह सबके सामने प्रस्तुत हो, लेकिन पर्दा प्रथा इसमें कोई अड़चन है ऐसा मुझे विशेष रूप से नहीं लगता। पर हाँ, औद्योगिक परिवेश में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा स्कोप है भी।